पेप्टाइड्स है, जिसको प्रोलेक्टिन और ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड में आते हैं, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विटामिन हार्मोन और टीएसएच जो है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का एक इंग्लिश ग्रुप में हमारे पास एक कंपाउंड है थियोएनसी-प्रो-ऑप्टियोमेलेनोकार्टेट, जिससे मल्टीपल एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसीटीएच है, बाकी आपके मेलिसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंडोर्फिन है, ठीक है। इसका हम इंग्लिश ग्रुप में रखते हैं, इसको बाद में नेक्स्ट सेक्शन में ठीक करते हैं, ठीक है। यह इसको बुरा थोड़ा शामिल करें। सर ग्रोथ हार्मोन के नाम से बाहर है, इसका ग्रोथ करनी है, ठीक है। ग्रोथ करनी है तो इसको अमाइनो एसिड भी चाहिए, इसको ग्लूकोज भी चाहिए, इसको फैट भी चाहिए, ठीक है। तो जब ये चीज़ें इसको चाहिए होंगी तो बेसिकली आपके ब्लड में चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन आपके पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट करेगा। प्रोटीन बिल्डअप ज़्यादा होगा तो प्रोटीन अमाइनो एसिड यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, आपको मिनरल ज़्यादा चाहिए होगा, आपको कैल्शियम चाहिए होगा, आपको फैटी एसिड चाहिए होगा, आपकी एनर्जी होगी। तो बेसिकली डेवलप ऑफ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इन योर बॉडी, जो अंडर नॉर्मल कंडीशन ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन ठीक है, लेकिन आप एक्सेस में हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। डायरेक्ट आते हैं इसके इफेक्ट की तरफ। ग्रोथ हार्मोन के दो मुख्तलिफ इफेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट इफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये एडिपोसाइड इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है इसका बोन, कार्टिलेज और मसल पे इनडायरेक्ट इफेक्ट है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसलिए कहते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर सिमिलर टू इंसुलिन है, लेकिन फंक्शन आर नॉट दैट मच सिमिलर टू इंसुलिन। तो आगे थोड़ा डिस्कस करने में दो इफेक्ट है इसके। डायरेक्ट इफेक्ट आपके सबसे पहले जो एडिपोसाइड फैट टिश्यू पे है, कार्बोहाइड्रेट्स पे है और लीवर पे है ग्रोथ हार्मोन का। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो मसल्स पे ज़्यादा है, बोन्स और कार्टिलेज पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका है। अगर आप इसको फोकस करें यहाँ पर इस लाइन को, एडिपोसाइड्स, लीवर, मसल, बोन एंड कार्टिलेज, ये 5 मेनली ये 4 इसके मेन टारगेट है। इसके अलावा ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये आपके स्किन, आपके बाल, आपके फैटी टिश्यू, आपकी कार्टिलेज, आपकी कोलेजन तमाम इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल इंपॉर्टेंट है, 4-5 ऑर्गन आपके याद रखते हैं। वो इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट है हेल्प ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ऑन लिपोसाइड, लीवर एंड मसल एंड some action to be a large action bone of cartilage to value of ICM. ग्रीन करके डायरेक्ट इफेक्ट देखें, सबसे पहले डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन जाता है डिपोज टिश्यू में, डायपोलिसिस करता है। डायपोलिसिस मीन्स आपके ब्लड में फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। नॉर्मली वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हो तो अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, ठीक है। आपको बेसिकली हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन योर ब्लड, फ्लूइड कैन बी ग्लूकोज और इट कैन बी फैटी एसिड, दोनों हो सकते हैं। लीवर क्या करता है? लीवर में अपने ग्लूकोज बनाना ब्लड में, तो ग्लूकोज से ये ग्लूकोज बनाना ज़्यादा कर देगा अपना मदद से। अलॉन्ग विद दैट ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजन ज़्यादा डिग्रेड होगा तो आपको फिर भी ब्लड आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। Ultimately, it will increase the amount of fat in your blood, amount of glucose in your blood. So this drug is called insulin resistance. It decreases the receptor sensitivity of insulin. Digestion mechanism. So ultimately, insulin sensitivity कम होगी, insulin sensitivity का मतलब है type 2 diabetes. Ultimately, it is considered a diabetogenic in large concentration. Normally नहीं है, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस पर आपके पास पिट्यूटरी ट्यूमर हो तो उसमें आपके पास हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तमाम चीज़ें एक साथ आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट इसका सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट है आपके पास मसल में आता है और कार्टिलेज बोन में। मसल में बेसिकली अमाइनो एसिड अपटेक ज़्यादा करेगा, अमाइनो एसिड अपटेक ज़्यादा हो तो प्रोटीन बनेंगे। बेसिकली इंक्रीज की मसल मास पर मोस्टली बाय हाइपरप्लेजिया एंड सम एक्शन बाय हाइपरट्रॉफी। बेसिकली मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी, मसल मास ज़्यादा होगा, जिसका भी ग्रोथ हार्मोन में ज़्यादा होगा तो बेसिकली उनमें मसल मास ज़्यादा होगा। सेकेंडली ये आपके पास बोन और कार्टिलेज में ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल है और ऑस्टियोब्लास्ट
जो कार्टिलेज फार्मिंग कर रहे हैं उनको स्टिमुलेट करके कार्टिलेज की ग्रोथ और बोन की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन बिफोर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो यदि आप इंडिविजुअल ग्रोथ ज़्यादा होगी तो आपकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी के बाद किसी कीमत की वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो इसकी नाम इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ट्रांसफर ग्रोथ होगी तो बोन का हाथ ज़्यादा होगा लेकिन लेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन आपका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस देगा, एडिपोसाइट से लाइपोलिसिस करेगा, फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में लाएगा, ग्लूकोज को ब्लड में ज़्यादा करेगा, आपके पास लीवर से IGF की रिलीज करेगा, कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ ज़्यादा करेगा विद हेल्प ऑफ IGF। इसके अलावा आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करेगा, ठीक है। तो जो 5 इसके मेन इफेक्ट है जिसकी तमाम इसकी फंक्शन और पैथोलॉजी डिपेंड है। ये एक है जैक फ्रेट बाइंडिंग प्रोटीन काइनेज। ये जैक फ्रेट वैसे इसलिए लिखा हुआ अगर आपकी तरह कोर्स में ना भी हो, ये जो जेनेस काइनेज है इसका आपके बहुत सी ड्रग्स बन रही है और प्लस इसके एबिलिटीज पर लाइक जो हमारे पास भी पुलिस में रुका हुआ है उसमें जैक फ्रूट म्यूटेशन रहती है। आज तो रोमाटाइड ये ड्रग है, ये उससे मिला से क्या नाम है बेसिकली वो जेनेस काइनेज है इनहिबिटर तो मतलब बहुत सी प्रिफर मॉलिक्यूलर लेवल में इन्हीं रिसेप्टर में बेस करेंगे। इसके थोड़ा अगर आपने नाम सुना तो कभी आपको समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल का बहुत जरूरत नहीं है। ये काम करता है विद हेल्प ऑफ सेकेंड सर्टिफिकेट सिस्टम और इसका जैक और स्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन के जरिए एक्ट करता है। ये इसका सेंटर है ग्रोथ हार्मोन का, ये जैक को बेसिकली जेनेटिक काइनेज में एक्टिवेट करके जरिए सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं, जिसको एक्टिवेट करके मुख्तलिफ न्यूक्लियर में जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करें तो आपको ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बेसिकली ये इसका मैकेनिज्म और ये जैक जो आपका और ये मल्टीपल और ऑर्गन में लाइक प्रोलेक्टिन को भी एक्टिवेट कर रहा था। रोमाटाइड सेक्टर में जो रोमाटाइड सेक्टर की एक्टिवेशन होती है वो भी इसको नहीं होती है, तो मल्टीपल जगह पे ये आपके मैंने स्टार्ट करा तो उसको इन्वेट करने के लिए बहुत से इन्वेटर बने हुए हैं जो आपकी मार्केट में नहीं होता है। इसका रेगुलेशन किस तरह होती है, अगर आपके पास जो भी हार्मोन है उसके रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। आपका मास्टर ग्लैंड कौन सा बॉडी में हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो भी आगे आपको मैं स्लाइड में दिखाऊंगा कि आपके जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं से हो रहे हैं, थायराइड से हो रहे हैं, एड्रिनल से, अल्टीमेटली जो कंट्रोल है उसके पास बेसिकली हाइपोथैलेमस है। इसका ही बेसिकली कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। हमारे पास हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। और साथ में इनहिबिट है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोमीन ग्रोथ ऑफ स्टेटिन को स्टॉप करना, ये बेसिकली इनहिबिट कर रहा होता है। आपने GIT में सोमेटोस्टेटिन का रोल सुना और मोटिलिटी द्वारा उसका कुछ वो है वही सेम है, ठीक है। ये तमाम सेकंड में कितने के जरिए काम करते हैं, साइकिल के इसके लेवल आपसे साइटोप्लाज्म में ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अगर कम होगा तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर देखें आपके पास हाइपोथैलेमस रिलीज का ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा करेगा, जबकि ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन है जिसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, ये इसका लेवल ग्रोथ हार्मोन का कम करेगा। एट द सेम टाइम ग्रोथ हार्मोन है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन हाइपोथैलेमस टू डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन रिलीज। यहाँ पर अगर आप आएंगे IGF level also has a negative inhibitory effect on the hypothalamus to decrease the amount of growth hormone। अच्छा एक और बात याद रखें, ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज किस चीज़ से ज़्यादा हो सकता है, कैसे काम है। इससे सबसे पहले अगर स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, ठीक है, ये तीन आपके मेन फैक्टर है जिनमें आप ग्रोथ हार्मोन लेवल ज़्यादा होगा। तो आपके पास ग्रेलिन है, ग्रेलिन आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट कर रहा होता है, साथ में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज कर रहा होता है। ये तीन का अपोजिट रोल है इसमें, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम कर रहा है। ये 5 मेन फैक्टर है जो हार्मोनल कंट्रोल के अलावा भी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को और कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद है। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यूस रिलीज नहीं होता, ये पल्सराइज रिलीज होती है। और किस वक्त सबसे ज़्यादा रिलीज होती है उसका किसी को आइडिया है? ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ योर स्लीप। बहुत ही टारगेटेड में जब रात को आप सोते हैं, आपको सोने का अगर आप ड्यूरेशन 8 घंटे हैं तो लास्ट 4 आवर्स जो होते हैं आपकी जो रैम स्लीप होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए अगर आप रात को नहीं सो रहे
दिन को सोने तक सर्केडियन क्लॉक आपका डिस्टर्ब हो तो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज उतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी। तो इसलिए रात को सोने के लिए आपको ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा चाहिए, तो आपको रात को सोना पड़ेगा सर्केडियन रिदम के अनुसार। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? मैं रिपीट कर दूँगा फिर क्योंकि इसके बाद 12 बजे एग्जाम नहीं रहेगी। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन आपके पास पल्सेटाइल फॉर्म में रिलीज होता है। प्राइमरी आपको एनर्जी स्टोर्स को मोबिलाइज करता है और आपको ग्रोथ पर लेकर एनाबॉलिक इफेक्ट है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लूकोज आपके ब्लड में ज़्यादा करेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेगा, फैटी टिश्यू को ब्रेक डाउन करेगा लाइपोलाइसिस और प्रोटीन इनडायरेक्टली आईजीएफ की सिंथेसिस ज़्यादा करेगा। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट है। इसमें जो मेन पॉइंट है हमारे पास आईजीएफ ऑन द अदर हैंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ये आपका ग्रोथ हार्मोन आईजीएफ क्रिएट था। ठीक है, और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लूकोज अपटेक को भी ज़्यादा करेगा। लेकिन एक जो आपका आईजीएफ का अपोजिट इफेक्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन है कि शुगर लेवल को ब्लड में कम करेगा बाय इंक्रीजिंग द इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। ठीक है, और ये ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और बेसिकली ये फीडबैक के जरिए आईजीएफ ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को भी कम कर रहा होता है। इंडिया में आपको आईजीएफ ना होता, बेसिकली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, दूसरा बंदा डायबिटिक होता। लेकिन कुदरत ने मैकेनिज्म रखा हुआ ग्रोथ हार्मोन को चेक करने के मल्टीपल चेक पॉइंट है, उसमें आईजीएफ फॉर्म भी है। ये पैथोलॉजी, अगर किसी बंदे का बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या होगा? तो इंडियन रेस्लर देखा आपने, खलिए क्या नाम है? कालिया जैंट है उसको एक्रोमेगेली नहीं जैंटिज्म हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एक्रोमेगेली तब होगी जब आप एडल्ट लाइफ के बाद ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा। एडल्ट लाइफ के बाद मैंने बताया जाता है हाइपोथीसियम प्लेट जुड़ गया तो आपकी हाइट ज़्यादा नहीं हो सकती। मोस्ट प्रॉब्लम को जैंटिज्म जिसको कहते हैं वो हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आपके बचपन में आपके पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो और सबसे कॉमन बात पिट्यूटरी एडिनोवा है, उसके जो ट्यूमर है पिट्यूटरी एडिनोवा तो एक्सेप्टेबल और ट्रीटेबल है। ठीक है, आप कितने इधर आ जाए ठीक हो, आप लोग नाश्ता करके आ रहे हो, खाना खाने आके बैठो बैठो बैठ जाओ। नाश्ता सुबह आपके 7 बजे सुबह नाश्ता करो ना। एक्रोमेगेली बेसिकली अगर एडल्टहुड में आपके पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए, एक्रो बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अपर एक्सट्रीमिटी। मेगेली मीन्स इनलार्जमेंट, ये इज इनलार्जमेंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी मोर एज कम्पेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटी। होता है इसका नहीं है लेकिन लगता आपको है, तो जो ग्रीक या लैटिन में ये एक्रोमेगेली का नाम दिया वो भी दे चल रहा है। ठीक है, बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन लेवल ज़्यादा होता है जैंटिज्म कहते हैं और अगर एडल्ट में है तो उसको एक्रोमेगेली कहते हैं। और अगर बाई एनी चांस की वजह से आपके पास ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो बचपन में तो ड्रॉपिज्म कह सकते हैं, ड्रॉपिज्म। ये आपको दो साइड नजर आ रहे हैं, एक नॉर्मल एडल्ट की बेसिकली फेस अगर देखा जाए तो इसमें आपको जो इस एक्रोमेगेली जैंटिज्म को रफ लुक होगी। ठीक है, बेस ऑफ नोज बड़ी होगी, नेजल बाइल कोड होगी और इसके हाथ बड़े होंगे। तो टिपिकल लेडी ऑफ वर्ड है डोई हैंड, जो बेसिकली आटे में रहते हैं, इतने बड़े तो मसल ज़्यादा होंगे आपके बाहर तक आएगा सर आप आटा गूंद लेता आपके हाथ मसल जाएंगे, इसके अलावा मसल और सब कुटेनियस टिश्यू ज़्यादा हो जाएगा। ये फेस है, अगर आपको नजर आ रहा है ये लोअर मैंडिबल ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसकी चिन लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नेजल बाइल कोड भी बढ़े और एक और चीज़ है आपका इसको देखिए प्रोग्नेसिज्म होता है। लेंथ आपकी लोअर जाए मोर एज कम्पेयर टू द अपर जा, तो जब आप दांत बंद करते दांत के ऊपर पे फिक्स नहीं आते, लोअर दांत बाहर निकल आते हैं एज कम्पेयर टू अपर। इसको प्रोग्नेसिज्म कहते हैं, टिपिकल साइन ऑफ एक्रोमेगेली जैंटिज्म है। दूसरा इनको बाई टेम्पोरल हेमियोपिया होता है। आपने विजुअल साइकिल विजुअल क्या कहते हैं वो पढ़ा था फिजियोलॉजी में, विजुअल पाथवे। तो आपको एनाटॉमी की पता होगी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन का होती है सेलेटर शेकर जस्ट बिलो में आपके कैल्मा ही होती है। ठीक है, जब ट्यूमर होगा नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड का कितना साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन साइज बड़ा होगा तो आपके कैल्मा में प्रेशर डालेगा। तो लोअर फाइबर इसके डिस्टर्ब होंगे तो आपको बाई टेम्पोरल हेमियोपिया
ऊपर साइड या नीचे की साइड से आपका एक उसमें आपका ब्लीडिंग लॉस्ट होता है, ये बहुत टिपिकल साइन है। ये हाथ का बेसिकली गली वाले बंदे का आप जब हाथ मिलाते हैं बेसिकली एग्जामिनेशन में जब करते हैं पेशेंट का, अगर मेल पेशेंट है तो कंसर्न लेके हाथ मिलाते हैं, वो हाथ मिलाने बेसिकली सिंपल ब्रीथिंग के लिए नहीं होता, उससे आप बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। इस बंदे का हाथ रफ होगा, ड्राई होगा, थिक होगा, कोर्स उसके फीचर्स होंगे और आपके हाथ के मिलाने बहुत बड़ा हाथ होगा। जब भी आपके ऐसा हाथ मेडिकल एग्जामिनेशन तो आपने एक्रोमेगली में माइंड में रखना है, ठीक है, या सिक्योरिटी होगा या एक्रोमेगली दूर से। अगर इस तरह कोई बच्चा मिल जाए आपको, ये बच्चा नहीं काफी उम्र है, डॉक्टर का शिकार है, जिसकी बहुत सी कागज जिसमें एक ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी एक ऐसा ना पता लगे जिला द्वार का यहाँ तक ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्वेश्चन वायु में आपसे एक्रोमेगली या एल्बिनिज्म के बारे में लाजमी पूछेंगे, इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर के बारे में लाजमी पूछेंगे, ये दो चीजें आप बाकी पूछिए ना पूछिए कोई पूछे IGF आपको तो IGF 1 यहाँ पर होता है, IGF 2 पाया जाता है बॉडी में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन में IGF 2 कहाँ पाया जाता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ग्रोथ हार्मोन के बारे में कोई नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोलैक्टिन। IGF 2 बॉडी को समझा नाम रखा हुआ है इसका हमने प्रोलैक्टिन, प्रो का मतलब है प्रो मतलब जो प्रमोट करने वाला लैक्टेशन प्रोसेस, इसका नाम भी जाने प्रोलैक्टिन है। ये भी पेप्टाइड है, सिंगल चेन है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ अदर आपके पास जो आपकी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये आपके ब्रेस्ट के डेवलपमेंट और ग्रोथ को ज़्यादा करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपके डक्ट्स और एसिन आपको पता होगा एनाटॉमी में आपके ब्रेस्ट के एसिन होते हैं जिसके बीच डक्ट होती है जहाँ पे मिल्क जमा होता है, तो ये डक्टल और एज वेल एसिन ग्रोथ ज़्यादा करता है, ठीक है, और मिल्क प्रोटीन और लैक्टोज की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा होता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो और फीचर्स और बेबी फीड ऑन। लड़कियों में भी बातें करनी है, बात रखा हूँ जितना चला कोई बातें कर रहे हैं, फिर आप लोग आगे बैठे नेक्स्ट टाइम क्योंकि तबियत खराब है। ये भी बेसिकली काम करता है जॉइंट फ्रेंड मैकेनिज्म में, जिससे जनरल का लेजर रिसेप्टर होते हैं जिसके जरिए आगे इसका मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। इसमें और उसमें ये फर्क है, इसके मल्टीपल रिसेप्टर होते हैं, कुछ जो सेकेंड मैसेंजर आपको बेसिकली कैसे प्रोटीन बनाना ज़्यादा कर रहे होते हैं, कुछ आपके पास लैक्टोज बनाना ज़्यादा कर देते हैं, कुछ चैनलिंग यूज कर देते हैं इनका लैक्टोज सेल में या एसिडस सेल में, ताकि आपके पोटाशियम कैल्शियम जो भी आपके मिनरल मिल्क जो होते हैं नॉर्मली एल्ब्यूमिन उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, ताकि आपके पास एक प्रॉपर कुदरत में प्रोवाइड के मिल्क बने। तो मल्टीपल इसके फंक्शन देखिए, सिंपल एक फंक्शन ही एक हार्मोन है, एक प्रोडक्ट बनाना है। तो बेसिकली प्रोटीन इंक्रीज द लैक्टोज प्रोडक्शन, एक एसिड प्रोडक्शन, इंड्यूस चैनल इनटू द मेम्ब्रेन टू इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, एल्ब्यूमिन की एब्जॉर्प्शन और एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन इनटू द मिल्क, ताकि आपके पास जो फिजिकल एंटीबॉडीज होती हैं वो आपके मिल्क को मजबूती ताकि जल्दी की क्लीनिंग की और साथ में इम्यूनिटी और ग्रोथ कमान। अच्छा, इसकी रेगुलेशन के लिए हमारे पास दो और चीज़ें हैं। प्रोडक्टिव इनिवेटिव फैक्टर है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, ये भी आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली प्रोडक्टिव लेवल कम होता है, लेकिन प्यूबर्टी के साथ खासतौर पर फीमेल में इसका लेवल ज़्यादा होने लगता है और इसके बाद प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा हो जाता है। बहुत जब लैक्टेशन डिलीवरी होती है तो उस वक्त बेसिकली मेन इसका प्रमोटर होता है सेक्टिंग ऑफ द बेबी। जब बच्चा पैदा होने के बाद फर्स्ट टाइम उसका नेचुरल रिफ्लेक्स है और सेकेंडरी रिफ्लेक्स आएगा, तो दैट सेकेंडरी रिफ्लेक्स इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर द प्रोलैक्टिन एक्शन, मिल्क प्रोडक्शन एंड रिलीज के लिए इसका ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है क्योंकि मायोसिन कंडक्टिव कर रहा है। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी रिफ्लेक्स का मोस्ट प्रॉब्लम प्रोडक्शन कम होगी और प्रोलैक्टिन इफेक्टिव नहीं मिलता। अच्छा, इसको थायरोटॉक्सिन लिपिड हार्मोन प्रमोट कर रहा है जबकि डोपामिन जो कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर है वो इनहिबिट कर रहा होता है। सबसे प्रॉब्लम आपके पास सेकेंडरी रिफ्लेक्स बेबी का जो बेसिकली प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा होता है और अंदर आ गया। अच्छा, एक और काम है इसका, बेसिकली आप प्रोलैक्टिन का इफेक्ट ऑन गोनाडोट्रोपिन क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे खड़ा है, ये बेसिकली ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर रहा है। कुदरत का मैकेनिज्म है, अगर आपका बच्चा हो गया तो आप नहीं चाहिए 1 साल 1.5 साल तक आपका और बेबी को, कुदरत का मैकेनिज्म है। व्हेन प्रोडक्टिव लेवल इज हाई इन इनहिबिट डिक्रीज ओव्यूलेशन, आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम करेगा, ठीक है।
इनएबिलिटी साइकिल्स आपके होंगे भी। तो बेसिकली आपका बच्चे के पैदाइश में 6 महीने से 1 साल तक आप प्रेगनेंसी होने का चांस हाई कम होता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इट इज इनिबिटिंग द ओव्यूलेशन आपकी ओवा और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको इनिबिट करना है। chances become the pregnancy. हाइपर प्रोडक्टिविटी एक क्या चीज़ होती है, हाइपर से जाहिर है कि ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्टिव लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मल्टीपल बातें होंगी। एक तो बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया ऊल्डिंग ऑफ फ्रॉम दी बेसिकली ब्रेस्ट टिश्यू, मेल में जो होता है फीमेल में, मेल में फैमिली में इसके कहना होता है। इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने कहा हाई प्रोडक्टिव लेवल बेसिकली आपकी फर्टिलिटी को सप्रेस कर रहा है टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर आपके पास ट्यूमर आ गया या अनकंट्रोल प्रोडक्टिव आ रहा है तो बेसिकली इनफर्टिलिटी आपको होगी, क्योंकि आपको साइकिल ओवा बेसिकली जनरेटरी और एफ काम नहीं करेंगे, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है, उसको सप्रेस कर रहा है। अब फिर फर्टिलिटी डिस्टर्ब होगी, जब तक आप ट्यूमर को रिमूव नहीं करेंगे तो आप इनफर्टाइल रहेंगे। मेल में कहने तो क्या होगा, इम्पोर्टेंस होगा फर्टिलिटी में, क्योंकि ये सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी बेसिकली ये मेल में भी प्रोजेस्टेरोन और लेडिक सेल को इनिबिट कर रहा होता है, तो आपको बेसिकली चलिए स्पर्म प्रोडक्शन क्रोमेटोजेनेसिस लेवल कम होगा तो इनफर्टिलिटी दिखाता है। इसके लिए जो ड्रग इस्तेमाल रोबोकेटिन है, कर्वाटोलिन इस्तेमाल करते हैं, फिर आप एक इस्तेमाल किया फाइबर लाइफ गामा लाइफ भी इस्तेमाल होती है और सिंगल सर्जिकल होती है, फैक्टर डिपेंड अपॉन दी कंडीशन। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्टिव लेवल कौन सी चीज़ प्रोडक्टिव लेवल को ज़्यादा कर सकती है, कुछ है आपके ध्यान में? हमने कहा डोपामिन इनहिबिटरी फैक्टर है, ठीक है, तो वो प्रोडक्टिव को इनहिबिट कर रहा होता है। अगर हमारे पास ऐसी चीज़ है जो डोपामिन लेवल को कम कर रही है तो क्या करेगी, प्रोडक्टिव लेवल ज़्यादा होगा। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जब आप वो खाएंगे तो आपको बेसिकली प्रोडक्टिव लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। लाइक सिंपल मेट्रोडान एक है, डोमपेरिडोन के नाम से आती है, मेटाक्लोप्रामाइड उल्टी की दवाई है, वो बेसिकली डोपामिन इनहिबिटरी इफेक्ट स्टॉप है। तो बेसिकली जब आप रेगुलर खाएंगे तो प्रोडक्टिव लेवल आपका ज़्यादा होगा, इससे बताने की बात नहीं है, वो भी ट्यूमर की वजह से, ट्यूमर की वजह से आपका लेवल थाउजेंड्स में आता है। तो यहाँ तक आप अभी काफ़ी नेक्स्ट सेक्शन में आगे पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर बिल्कुल नहीं। ये पेप्टाइड तो वो चेन होता है जिसमें अप टू 50 अमाइनो एसिड्स होते हैं, मगर इसमें तो अमाइनो एसिड्स है प्रोटीन है, सिंपल ये मतलब है। और मुझे इसका आइडिया नहीं, 50 का अमाइनो एसिड ज़्यादा तो क्या गई प्रोटीन्स उसको, इसका मुझे आइडिया नहीं है, अगर तो देखें मुझे वो बता दें। मेरे ख्याल में तो इंसुलिन पेप्टाइड चेन ये पॉलीपेप्टाइड होती है, इसकी 2 चेन है, सिंगल चेन है। प्रोटीन तो बेसिकली प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो स्ट्रक्चर सिंगल चेन में क्या सकता है, क्वार्टरली स्ट्रक्चर से बन ही सकता है, फर्स्ट में क्यों तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली आपका ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एनाबॉलिक इफेक्ट है, फैट मोबिलाइज करेगा, ग्लूकोज को मोबिलाइज करेगा, बोन्स की और कार्टिलेज की ग्रोथ ज़्यादा होगी, लीवर से इंसुलिन का ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा, ठीक है, जो आपके बोन को कार्टिलेज के इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली आपका बेसिकली ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ज़्यादा होगी, आपकी बोन, आपकी कार्टिलेज, स्किन में कोलेजन की डिपोजिशन ज़्यादा होगी, स्किन की थिकनिंग होगी, स्किन में बेसिकली जो स्वेट ग्लैंड है वो कम हो गया, रफ स्किन हो जाएगी, ठीक है, मसल मास ज़्यादा होगा, बोन लंबी होगी, अगर आप चाइल्डहुड में हो रहा है, अगर जन्म के बाद मसल बोन मास ज़्यादा होगा लेकिन वो इरेगुलर बोन होगी और थिकन होगी। ये मल्टीपल इफेक्ट है। प्लस आपके पास अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड ज़्यादा हो रहे हैं तो बेसिकली उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एमआई, स्ट्रोक तमाम के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। प्लस आपको डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा होगा। आपको जो सबसे कॉमन काज एक्रोमेगेली या डायबिटीज में सबसे कॉमन काज ऑफ क्या होती है? हार्ट अटैक। एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे कॉमन काज ऑफ है। ये लोग खाली भाई जो है खाली भाई की उम्र के रहेंगे, कितनी उम्र तक रहते नहीं हैं, इससे ट्रीटमेंट लगा के ट्रीटमेंट रिमूव किया होगा। इनकी मैक्सिमम 40-45 के बाद बेसिकली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इलाज करें। लेकिन अभी यही जो ट्रीटमेंट आई उसको कुछ इनकी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, प्रोडक्ट बेसिकली लैक्टेशन को प्रो लैक्टेशन तो लैक्टेशन को ज़्यादा करेगा। इसके लिए सबसे कॉमन हमारे पास है जो रिस्पॉन्स है बेसिकली सेकेंडरी रिफ्लेक्स है, बाकी रिबेट इसको डोपामाइन कर रहा होता है, ठीक है। और बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट लेवल ज़्यादा होता है, इंफर्टिलिटी ज़्यादा होती है, आपको रिलेटिव साइकिल नहीं होती, ठीक है, तो मल्टीपल उसके आदमी तो क्वेश्चन आपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। मैं पूछता हूँ फिर किससे पूछूँ?
कौन लगाएगा? क्या रीजन है?